कोयला खदान और स्पेक्ट्रम नीलामी से प्रमाणित हुआ है कि यदि नीयत अच्छी है तो देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त, पक्षपात रहित और पारदर्शी व्यवस्था बन सकती है। जिन कामों ने मनमोहन सरकार के चेहरे पर कालिख पोती थी, उन्हीं में नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ सुथरे अंदाज में काम किया। सरकार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई तो कारोबारी भी संतुष्ट है। संदेह नहीं कि कोयला खानों की नीलामी और दूर संचार की स्पेक्ट्रम नीलामी मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धि बनेगी। बावजूद इसके जिंदल और बाल्को की 4 कोयला खानों की नीलामी का निरस्त होना अपने उद्योगपतियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाता है। इतनी सावधानी, लेकिन फिर भी ऐसा गड़बड़ जाला कि उद्योगपति मनपसंद खानों को ओनी पोनी नीलामी में मैनेज कर ले। कुछ ही खानों की नीलामी में भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो 200 से ऊपर खानों की जब नीलामी पूरी होगी तो उसमें गुपचुप गड़बड़ जाला क्या कुछ होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। सेठ आपस में साठगांठ करके कम बोली पर अपनी चीज छुड़ा ले, टेंडर पास करा ले, यह भारत में आम बात है। एक खान 2000 रुपए टन से ज्यादा पर छूटे और दूसरी 200-300 रुपए प्रति टन कोयले की रेट पर छूटे तो शक होगा ही। व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। इसलिए नीलामी और उसके अब तक के मायने महत्वपूर्ण है। यदि प्राकृतिक संसाधन महंगे बनेंगे, जमीन, खनिज, पानी, हवा सब यदि ऊंची बोली के साथ नीलाम होंगे तो कारोबारी उस लागत को आगे ग्राहक को ट्रांसफर करेगा। आर्थिकी का पूरा चक्र महंगा होगा। तभी सवाल है कि मोदी सरकार को नीलामी से जो कमाई होगी उसका अंत नतीजा कैसा होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, कोयला खानों और स्पेक्ट्रम की नीलामी में अभी तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा मानते हैं या उसमें कुछ खतरे आपने महसूस किए? मैं समझता हूं कि नीलामी की जो बात तय हुई थी और इसके बारे में एक आम सहमति बनी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और खास करके जो स्केयर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो बहुत जिनका फायदा देश को मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए, उस हिसाब से ये तय किया गया कि इसकी नीलामी ही सबसे बेहतर रास्ता है। और अगर उसको हम देखें तो उसके हिसाब से ये जो नीलामी हो रही है और उससे जो पैसे आए हैं सामने, उससे तो जो सीएजी ने रिपोर्ट दी थी और कहा था कि स्पेक्ट्रम में और कोयले के आवंटन में जो गड़बड़ियां हुई थी और जिसके कारण राज्य को नुकसान हुआ था, सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, वो बात काफी हद तक सही साबित हुई है। और अपने आप में इस नीलामी से इतना पैसा आना ये बताता है कि उस पैसे का एक फायदा तो यह है कि सरकार के, चाहे वो बजट घाटे का सवाल हो और चाहे उसके सामाजिक कामों में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का सवाल हो, या फिर कोयला के नीलामी से जो पैसा आ रहा है उससे उस स्थानीय इलाके के विकास का प्रश्न हो। इन सब सारे प्रश्नों को अगर आप देखें और इनके फायदों को देखें तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया, जो नीलामी की प्रक्रिया तय की गई थी, वो अपने आप में एक बेहतर प्रक्रिया थी और उससे जो आने वाला रिजल्ट है उससे ये इसकी पुष्टि भी मतलब होती है। ये कि ये इसको पहले साल की नरेंद्र मोदी सरकार की एक उपलब्धि के नाते माना जा सकता है कि भाई ये एक कायदे के साथ में बिना ज्यादा विवाद के इसको निपटाया है, काम किया। देखिए, विवाद तो हमेशा रहेंगे, जैसे विवाद इस प्रश्न पर भी हैं, इसमें भी विवाद हैं, लेकिन अपने आप में जब ये तय किया गया और सभी राजनीतिक दलों के बीच में एक आम सहमति थी और इसको लेके कानून पहले ही बन गया था, तो वो उस कानून के हिसाब से और ये जो नीलामी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसकी पुष्टि भी हो गई, तो उसके हिसाब से ये जो हो रहा है ये अपने आप में एक मानना चाहिए कि एक उपलब्धि है। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल कि अगर उपलब्धि ये है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक दल और सरकार जो इससे अपनी कमाई महसूस कर रहे हैं, जो इससे रेवेन्यू अभी तत्काल जनरेट हुई है, उसका ये खतरा नहीं लगता है कि इसका अंततः खामियाजा जनता को इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि हर तरह की सर्विस, भले बिजली हो, कोयले की खपत हो या फोन की कॉल्स हो, ये सब बहुत महंगी पड़ेगी, सीमेंट हो। देखिए तो ये कि प्राकृतिक संसाधन को बिल्कुल सहज सस्ते में उपलब्ध करा के और सस्ती जनता को और लोगों को दिया जाना चाहिए, ये थ्योरी फिर सही नहीं है क्या?
देखिए ये बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है, नहीं तो और ये गंभीर प्रश्न कई लिहाज से है। नहीं, लेकिन जनता के मकसद से लेकिन जैसे जनता को भी आप देखिए तो जनता भी आज जो हमारे देश में मौजूदा पीढ़ी है, उसके बाद भविष्य की भी पीढ़ियां हैं, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि चाहे कोयला हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो अनलिमिटेड नहीं है, और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी, तो उसका हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, उसमें एक माना जाता है कि प्राइस मैकेनिज्म भी एक तरीका है कि अगर आप ज्यादा पे करते हैं तो उसको एक सावधानी से खर्च करते हैं, और बहुत सस्ते में मिलता है तो कई बार नहीं, लेकिन उद्योगपति दुरुपयोग भी होता है। दूसरी बात यह है, जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उसका सस्ता होना, तो जैसे ये जो कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं, कोल ब्लॉक के मामले में एक बात ये कही गई है कि कैप्टिव ये कि भाई बिजली के उत्पादन के लिए है या स्टील के लिए है या सीमेंट के लिए है, तो सबके लिए अलग से कैप्टिव प्लांट दिए गए हैं, और उसके हिसाब से उनकी प्राइसिंग तय की गई है। तो ये बात पहले से ही उसका ध्यान रखा, मतलब ये ध्यान रहेगा कि जो उद्योगपति है उसका जो अभी जो ऊंची नीलामी पे ले रहा है वो फिर बाद में शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि इस तरह के आरोप पिछले 20 सालों में इस तरह की जहां भी नीलामी हुई है, या जब भी इस तरह की नीलामी के जरिए ऊंची बोलियां लगा करके उद्योगपतियों ने और कॉर्पोरेट्स ने ली हैं, बाद में उन्होंने शिकायत की है कि हमें इतना हमारा ओवर एस्टिमेशन था, हमें जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाया, और सरकार को कई बार उन्होंने फोर्स किया है। आपको याद होगा पिछली बार भी स्पेक्ट्रम के समय में जब आवंटित किया गया था तो वो उन्होंने एनुअल फीस के बजाय रेवेन्यू शेयर मॉडल में फोर्स कर दिया था पिछली एनडीए सरकार को। तो ये सवाल, जैसे एफएम रेडियो के बारे में भी ये बात सामने आ चुकी है, तो ये एक खतरा है और अभी भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह की बिडिंग हुई है और जिस तरह के मतलब काफी जोर शोर से बिडिंग की गई है, तो ये अब इसमें सरकार को सुनिश्चित करना है कि कंपनियों ने काफी ठोक बजा के किया है, और इसको अब उनको स्वीकार करना है, उनको मानना है, इसके लिए सुनिश्चित करना, और इसके लिए रेगुलेटर की जरूरत होगी। नहीं, इसमें आनंद जी फिर एक ये कि जो कोयला खदानों के जो तीसरे चरण के अंदर जो जिंदल के और बाल्को के जो ब्लॉक को लेकर जो विवाद हुआ है कि नीलामी के दौरान भी शक पैदा हुआ, तो उस शक के आधार पर अगर 20-25 ब्लॉक के अंदर शक हो गया और ये इतनी बड़ा हुआ कि उसको कैंसिल करना पड़ा, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, ये अपने आप में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलामी अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि उससे फेयर प्राइस आएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर जो कंपनियां बिडिंग करने आ रही हैं, जो ऑक्शन में आ रही हैं, वो अगर आपस में मिल जाएं तो वो निश्चित तौर पर इस पूरी नीलामी की प्रक्रिया की जो स्पिरिट है उसको फेल कर सकते हैं। टेंडर के मामले में होता है कि सब तय हो जाता है कि भाई मैं टेंडर डाल रहा हूं या मैं ये रेट कर रहा हूं, उसी छोटे स्तर पर जैसे वो टेंडरिंग में होता है, वो इस बड़ी नीलामी में भी हो सकता है, और इन मामलों में ये बात साबित भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन है। उन्होंने जो कोल सेक्रेटरी ने कहा कि ये हमें आउटलायर्स दिख रहे हैं, कि जिस तरह से बाकी खानों के लिए जिस तरह की बिडिंग हुई और ज्यादा बड़े, मतलब कुछ मामलों में तो अंतर इतना है कि जो जिंदल को मिला और जो उसमें हाईएस्ट बिडर है उनके बीच में करीब करीब 10 गुने का फर्क है। तो अगर इतना फर्क है तो ये साफ तौर पर आउटलायर है, और इससे एक शक पैदा होता है, और नीलामी की प्रक्रिया की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ये जरूरी था कि सरकार इसमें कार्रवाई करती। तो ये तो बहुत सही फैसला, कार्रवाई तो फैसला सही है, लेकिन इसके लिए स्थायी तौर पर व्यवस्था किस तरह हो सकती है? यही मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरह की प्रक्रिया होगी तो उसमें सरकार को एक तो सतर्क रखना पड़ेगा, दूसरा उसमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर या आर्बिट्रेटर या एक ओम्बुड्समैन जो नजर रखे, जो उस पर नजर रखे, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए नजर रखे, बिल्कुल, और एक तरह से उसकी पब्लिक स्क्रूटनी भी, क्योंकि नीलामी का प्रोसेस अब हर जगह होगा, हर मामले में होगा, तो एक ये पूरी इस बिडिंग के लिए। तीसरा सवाल मैं यहां पर यह भी उठाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि जेएसपीएल और बाल्को ने ये बिडिंग की और एक तरह का कार्टेल दिखाई पड़ रहा है, तो उस कार्टेल में और भी लोग शामिल होंगे जिन्होंने बिड नहीं किया। वो कौन है, उनको कैसे चिन्हित किया जाए? और उनको उसका फायदा, क्योंकि हर चीज का एक क्यूट प्रयोग होता है, तो उनको उसके बदले में कहां फायदा मिला, कहां जेएसपीएल ने मतलब बिड नहीं किया होगा, तो उनकी भी पड़ताल करना। इसलिए ये कि नीलामी का तमाम पारदर्शिता होते हुए, तमाम कुछ होते हुए, इसमें सावधानी की जरूरत है। कंपनियां चाल लें तो उसको भी फेल कर सकती है। तो इसलिए इसमें सावधानी देखिए कि जैसे एक तरह से मैं ये पिछले बार से ही कह रहा हूं, स्पेक्ट्रम में भी ये बात दिखाई पड़ रही है। आप स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो पैसा आया है उसको भी आप ये पूरा मत मानिए कि इसमें सब कुछ सही हुआ है। इसमें भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।